17 सितंबर 2025 से देश के ही नहीं दुनिया के ऐसे महान नेता जिन्होंने भारत को परम वैभव पर पहुंचाने का एक सपना भारत के लोगों को दिखाया, लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तक हमने पार्टी स्तर पर भी, सरकार के स्तर पर भी सेवा पखवाड़ा मनाने का योजना बनाई। उसके तहत केंद्र सरकार भी और प्रदेश सरकार भी विभिन्न विभागों के माध्यम से सेवा पखवाड़े की तैयारी में लगी हुई है। इसी प्रकार से संगठनात्मक तौर पर हम बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक और केंद्र स्तर तक विभिन्न सेवा के कार्यक्रमों की योजना बनाने का एक व्यापक स्वरूप कल हमने बैठ के तय किया। संगठन की ओर से जो कार्यक्रम होंगे उनकी जानकारी देने के लिए हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, हमारे संगठन के महामंत्री फणींद्र शर्मा जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया जी और राष्ट्रीय सचिव श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी ने संगठनात्मक जो काम बूथ स्तर से लेकर मंडल, विधानसभा और जिलों और प्रदेश में जो कार्यक्रम होने हैं उनकी व्यापक कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश कार्य समिति के सामने पंचकमल पंचकुला में कल मीटिंग की। उसी बैठक में हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी सौम्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने सरकारी स्तर पर विभिन्न विभाग जिस प्रकार की योजनाएं लेकर कार्यक्रमों को जनता के बीच में जाएंगे, जनता की सेवा के हित के लिए जो कार्यक्रम विभाग करेंगे उनकी भी बड़ी विस्तार पूर्वक चर्चा की और आज के मीडिया में सुर्खियां थी। परंतु सरकार और संगठन किस प्रकार से मिलकर उन सेवा के कामों को आगे बढ़ाए, इसकी भी कल योजना बनी। हमारे प्रदेश के मुखिया नायब सिंह सैनी जी ने स्वास्थ्य विभाग और महिलाओं का WCD डिपार्टमेंट संयुक्त रूप से महिलाओं की हित के लिए बहुत सी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से सभी जिला हेडक्वार्टर्स पर, SDM लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर महिलाओं के स्वास्थ्य जांच और उनको किस प्रकार से स्वास्थ्य का लाभ के लिए जिस प्रकार की दवाई वितरण का काम है वो हमारा स्वास्थ्य विभाग करेगा। किसान के लिए हमारी सरकार ने एक व्यापक योजना बनाई है, वो कृषि कल्याण विभाग उस काम को करेगा। मेरा विभाग, सेवा विभाग, जो अंगहीन या दिव्यांगजन जो हमारे साथी हैं उनके कृत्रिम अंग वितरण की और उनकी आवश्यकता के अनुसार छड़ी है, उनकी ऑटोमेटिक व्हीकल जो चेयर है, उनके पांव का कोई इंस्ट्रूमेंट है या हाथ का इंस्ट्रूमेंट है, सुनने के उनके यंत्र है, वो प्रोवाइड हमारा विभाग करेगा। इसी प्रकार से पंचायत विभाग ने 750 गांवों को चिन्हित करने की योजना बनाई है कि 750 गांव के अंदर बिल्कुल 1 to Z, A to Z जो वहां स्थानीय प्रॉब्लम है, चाहे विकास की है, चाहे BPL की है, चाहे गरीबों को मकान देने की है, गरीबों को प्लाट देने की है, चाहे उनकी लटकती हुई तारें हैं गांव के बीच में, चाहे पीने के पानी की व्यवस्थाएं जहां पर शॉर्टेज है, इन सभी गांवों को व्यापक रूप से चिन्हित करके उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारा पंचायत विभाग काम करेगा। इसी प्रकार से लोकल बॉडी हमारा जो विभाग है वो भी एक व्यापक स्वरूप वार्ड वाइज उसकी तैयारी कर रहा है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं का हम लाभ दे सकें। इसी प्रकार से अन्य जितने भी विभाग हैं
सिंचाई विभाग है, चाहे हमारा जन अभियांत्रिक पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग है, उन्होंने भी 7500 किलोमीटर सड़कों की रिपेयर का स्पेशल प्रोजेक्ट तैयार किया है इस पखवाड़े के अंदर। तो इन सभी मुद्दों को लेकर विशेष योजना के तहत समाज के बीच में हमने जाना है, लोगों की जन समस्याएं किस प्रकार कम हो सके उसको लेकर एक व्यापक योजना हम कल बैठ के हमने बनाई थी। बहुत सी चीजें विस्तार पूर्वक बताऊंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इन सभी विषयों को संगठन और सरकार मिलकर करेगी। आज भी आपकी बैठक हुई है, उसमें कोई फैसले लिए? आज हमारा सेवा विभाग का आज बैठक थी, हमारे विभाग की। हमने जो हमारे फील्ड के अधिकारी हैं उनके साथ बैठकर और आने वाले दिनों के अंदर हम किस प्रकार की जन समस्याओं का समाधान कर सकें, इस सारे विषय को लेकर एक व्यापक बैठक की है। हमारा इच्छा है कि सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, अंत्योदय विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर हमने आज चर्चा की। एक तो हमने तय किया है कि कोई भी ऐसा महापुरुष का जयंती दिवस हो उसको हम सेवा दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे। हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनकी सारों की रिपोर्ट, हमारे जो हेडक्वार्टर के अधिकारी हैं, सेवादार से लेके ड्राइवर से लेके चौकीदार से लेके हर विभाग में जो हमारे कार्यरत कर्मचारी हैं जो बढ़िया काम करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उनको सम्मानित करने का एक दिन का हम कार्यक्रम बनाएंगे। उसके अभी कैबिनेट में जाना पड़ेगा या सीएम साहब के लेवल पर हम उसको फाइनल कर लेंगे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का कोई ना कोई दिवस हो सकता है, महात्मा ज्योतिबा फुले का दिवस हो सकता है, उसके ऊपर बैठ के मैंने विभाग को जिम्मेवारी दी है कि उसकी बैठ के वो चर्चा कर ले। जो भी तय होगा उसकी हम आपके बीच में घोषणा कर देंगे। इसी प्रकार से ड्रग डी एडिक्शन के हमारे 93 नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, और प्रदेश के मुखिया हमारे नायब सिंह सैनी जी और केंद्र सरकार का एक व्यापक एक सोच है कि हम नीचे तक जाकर नशा मुक्ति के ऊपर एक व्यापक अभियान चलाएं। और इसके लिए नशा मुक्ति केंद्रों में किस प्रकार की स्थिति है, वहां की बेड्स की स्थिति क्या है, दवाइयों की स्थिति क्या है, डॉक्टर्स की स्थिति क्या है और पेशेंट को कितना लाभ हम दे पा रहे हैं, उसकी हमने एक व्यापक चर्चा आज की है। और उसको और यदि डी एडिक्शन सेंटर बनाने की आवश्यकता पड़ेगी तो और उसको बढ़ाने का काम करेंगे। परंतु जो संचालित हैं उनका कार्य संचालन ठीक हो, लोगों के हित में हो और वहां का ट्रीटमेंट बेहतर हो, इसकी भी आज हमने अपने विभाग के बीच में बैठ के चर्चा की है। इसी प्रकार से पेंशन वितरण के अंदर हम सबसे ज्यादा पैसा और सबसे ज्यादा लोगों को पेंशन विभाग हमारा लाभ देता है। लगभग 36 लाख लोगों को अभी तक हम पेंशन, समाज की सुरक्षा की पेंशन, चाहे वो दिव्यांगजनों के लिए, चाहे विधवा बहनों के लिए, चाहे वृद्धों के लिए, चाहे थैलीसीमिया पीड़ितों के लिए, कैंसर पीड़ितों के लिए है, इसके साथ साथ बोने और किन्नर को भी हम पेंशन का जो लाभ दे रहे हैं उसकी सारी की समीक्षा की गई है। अभी तक हमारे पास ये पेंशन प्रक्रिया प्रोएक्टिव मोड में रहे, इसकी चिंता आज हमने की है। और कुल 2,53,661 आवेदन अभी तक हमारे को प्राप्त हुए हैं इस बजट ईयर में, और जिसमें से 1,51,927 यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड हमने अभी तक बनाए हैं और 64,483 आवेदनों में किसी कारण से कोई कमी रही, उनको रिजेक्ट किया गया है और 37,251 आवेदन अभी तक लंबित हैं। मैंने उनको कहा है कि इसको स्पीड अप करके जो लाभ पात्र लेने लायक हैं उनको शीघ्र इसका लाभ मिले। और बजट की हमारे पास कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने फ्री हैंड किया है कि लोगों को सामाजिक सुरक्षा के लिए जो भी मदद की जा सकती है उसको हम पूरी तरह करने की हम चिंता करें। और इसी प्रकार से हमारा डिपार्टमेंट SC-BC वर्ग के लोगों को लोन की प्रक्रिया में सहयोग करता है अपने पांव पर, ताकि वो लोग खड़े हो सकें। इसका एक लंबे समय से हमारा एक मामला चल रहा था। बहुत से 2013-14 के लोन भी अभी पेंडेंसी है। क्या कारण रहे होंगे, बीच में कोरोना आया या कोई और कारण है, उन सभी चीजों को हमने स्टडी करके मैंने डिपार्टमेंट को ये कहा है कि इसकी OTS की एक स्कीम लेके आए ताकि मुख्यमंत्री से अप्रूव करा के हम लोगों को मौका दें, वन टाइम सेटलमेंट, ताकि वो अपना लोन भर सके। और उसमें हमने कुछ रिबेट देनी होगी ब्याज में या कुछ और भी करना होगा, वो सारी रिबेट देकर उन लोगों को प्रमुख धारा में, मुख्य धारा में ले आए। 2013-14 के अंदर
या 2017-18 में, 18-19 में, 20-21 में, 21-22 में हमारा जो लोन का सब्सिडी थी वो केवल मात्र 10,000 रुपए थी। अब हम सब्सिडी 50,000 रुपए दे रहे हैं। पर जिन लोगों ने 10,000 की सब्सिडी ली, एक छोटा सा अमाउंट था, वो किसी कारण भर नहीं सके। यदि वो भर दें तो हम उनको आगे प्रेरित करेंगे कि आप 50% सब्सिडी वाला लोन ले लें और अपने आप को स्टैंड अप कर लें और मुख्य धारा से जुड़ जाएं। इसके लिए हम वन टाइम सेटलमेंट स्कीम अभी लेके आ रहे हैं और इसी प्रकार से 2000 नए वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकेंगे। कदम न केवल बकाया रिकवरी में सहायक बनेगा बल्कि जरूरतमंदों को दोबारा मुख्य धारा से जोड़कर उनको बीपीएल से बाहर लेकर हम आ जाएं, इस सोच को लेकर आज हमने अपनी बैठक की है। अन्य बहुत से डिपार्टमेंट के काम थे, उसमें संत कबीर जी के नाम पर एक किसी संस्थान का नाम हरियाणा प्रदेश में रखा जाए, उसकी भी हमने आज चर्चा अपने अधिकारियों के साथ की है। और अन्य बहुत सी चीजें हैं, विवाह सगुन योजना, अंतर्राष्ट्रीय विवाह सगुन योजना है, उसमें हमें जानकारी मिली कि एससी यदि लड़की हरियाणा की है और वो शादी राजस्थान या पंजाब में कर लेती है, उसको भी लाभ मिलता है। अंतर्राज्यीय मामले हैं, नहीं लड़का हरियाणा का हो और लड़की आउटसाइडर हो, हरियाणा में आके रहेगी। परंतु हरियाणा की लड़की दूसरे प्रदेश में जाए तो उसको हम अंतर्जातीय विवाह सगुन योजना का लाभ दे रहे थे। मैंने कहा कि इसको चेक करो, जब रेजिडेंट्स कहीं और जाके रह रहे हैं तो बाहर वाले को हम लाभ क्यों दें, हम हरियाणा के डोमिसाइल को लाभ दें। क्या अब तो ज्यादा देना पड़ेगा तो और देंगे। तो इसके ऊपर ही मैंने चर्चा करने के लिए अधिकारियों को आज निर्देश दिए, इसकी जांच करें और यदि कोई ऐसी बात है तो उसको हम संज्ञान में लेकर उसका निर्णय करेंगे। कुछ मामले सामने आए हैं, 36 लाख लगभग 36 लाख लोग, कुछ मामले सामने आए हैं, कुछ मामले सामने आए तभी मेरे ध्यान में विषय आया, तो मैंने उनको जांच के लिए कहा है। कहा था कि आंकड़ा पहुंच सकता है, कोई ऐसे अभी मैंने आज क्या है, देखते हैं, जो भी रिपोर्ट आएगी आप तक शेयर कर लेंगे। पेंशन बढ़ाने का कुछ है कि नहीं, पेंशन तो हमने प्रक्रिया बताया था आपको, मनोहर लाल जी के टाइम में हमने डीए के साथ पेंशन को जोड़ा था। जैसे महंगाई का भत्ता बढ़ेगा तो पेंशन को भी बढ़ाने का काम करेंगे। अब उस प्रक्रिया को और आगे बढ़ा रहे हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर बढ़ाएंगे। परंतु मैं एक बात कह सकता हूं, हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी हैं और हरियाणा प्रदेश सबसे ज्यादा अमाउंट बेनिफिशियरी को दे रहा है। 3,000 रुपए कोई भी प्रदेश नहीं दे रहा। पंजाब में मैं अभी कल परसों गया था, वहां 1,500 रुपए और वो भी 6-6 महीने में कह रहे मिलती है। हमारी हर महीने की 5 तारीख के बाद पेंशन लोगों के अकाउंट में जाती है, डायरेक्ट बेनिफिट के तहत जाती है, डीबीटी के तहत जाती है, ट्रांसफर के अकाउंट में होती है, बीच में कोई 1 रुपए की हेराफेरी नहीं कर सकता। और आज क्रेडिट के साथ हमारा डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है, कोई गलती से भी किसकी मृत्यु होगी और 1 महीने की पेंशन लेगा वो भी हमें जानकारी मिल जाती है। हम बेनिफिट दे रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं, लोगों को सीधा हाथ में दे रहे हैं। पंजाब में कल प्रधानमंत्री आए थे, जो नेता वो कह रहे हैं कि ये तो हरियाणा को क्यों नहीं कर रही और हरियाणा को क्यों नहीं कर रही? किसी विपक्ष कुछ नहीं है। देखिए, अब विपक्ष कौन से विपक्ष की बात कर रहे हो? यदि भगवंत मान की बात करे हो तो कर मेरे को जरूरत ही नहीं है। यदि भगवंत मान या आम आदमी पार्टी कह रही थी बात, तो उन्होंने तो कहा कि हमें जरूरत ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आगे बढ़कर पहल की है, हमारे माने मुख्यमंत्री जी ने पहल किया। हरियाणा प्रदेश की जितनी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं लगातार वहां पर लंगर का और उनके लिए कपड़े का व्यवस्थाएं लगातार, कल परसों मैं भी यमुनानगर से ट्रक रवाना करके आया हूं। हर हमारी मंडी से, बाजार से जितनी भी हमारे साधु संत हैं, सभी उन लोगों के मान्यता के आधार पर मदद कर रहे हैं। परंतु यदि कांग्रेस कहती है तो कह रहे हैं कि 6,000 रुपए नहीं आएगा पंजाब के हिसाब से 1,500 करोड़ में। उनको बेचारे बिल्ले बैठे हैं, कैलकुलेशन करने का टाइम है। परंतु जब वो लोग सरकार में थे, जब सत्ता में थे, वो क्या करते थे वो भी जरा वेरीफाई कर लेना। 22-22 रुपए के चेक किसान को मिला करते थे, पटवारियों के चक्कर काट काट के मर जाते थे। और 22 रुपए का चेक लेके जब बैंक में जाते थे किसान सुसाइड करता था। तो कांग्रेस को वो ध्यान नहीं है। पहले वो बोल रहे थे कि केवल J&K और पंजाब को दे दिया, फिर हमने हिमाचल को भी दे दिया, तो अब उत्तराखंड के बारे में तो नहीं कहते कि उत्तराखंड में नहीं दिया। हरियाणा के नेता कह रहे हैं कि हरियाणा को भी पैकेज देना चाहिए था। मोदी जी आए थे तो सुरजेवाला कह रहे हैं कि ऐसा मान रही है भाजपा सरकार कि जैसे हरियाणा तो भारत के नक्शे पे है ही नहीं। और दूसरी बात कहा कि यमुनानगर और हरियाणा में जहां बाढ़ आई है इसके लिए भाजपा जिम्मेदार। 3,000 गांव तो इफेक्टेड हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुरजेवाले ने क्या कहा, मैं उसका प्रवक्ता तो हूं नहीं, परंतु एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, जब वो जाके पंजाब में एक बात कहता था कि हरियाणा को 1 बूंद भी पानी नहीं देंगे, तब उसको हरियाणा नहीं दिखता था? तब तो उसने कभी एक बात नहीं कही। और विधानसभा में सबसे ज्यादा 90 के 90 विधायकों में
2015-16 के जब 17 का चुनाव था, उसने जब बयान दिया था पंजाब में जाके, और सबसे पहले 89 विधायकों ने उसकी मौजूदगी में उसको कंडम किया था, और उसके बाद कभी विधानसभा में नहीं आया वो आदमी। जब तो वो पंजाब का हितकारी बनता था, आज वो हरियाणा की बात करता है। दूसरी बात, ये लोग जब सत्ता में रहे, जब इनके समय में बाढ़ आपदाएं आई, उस समय क्या रुख रहता था, और हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, हरियाणा अपनी स्थिति केंद्र को पूरी तरह स्पष्ट कर चुका है, और जितनी आवश्यकता पड़ेगी कोई केंद्र की तरफ से ना नहीं है। अभी हमारे संसाधन ठीक हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी व्यापक तैयारी के साथ है, और जितना इफेक्ट हुआ है, यदि मुख्यमंत्री जी की कार्यकुशलता और जनप्रतिनिधि फील्ड में न होते, हमारे प्रशासनिक अधिकारी अवेयर न होते, तो शायद ये नुकसान ज्यादा भी हो सकता था। अब पंजाब के तो जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री की लापरवाही से, हमारे प्रशासनिक चीफ अधिकारियों की वजह से ये हालात बने हैं। मैंने तो एक दो नहीं, कई उनके जनप्रतिनिधि चुने हुए एमएलए ने बयान दिए। हमारे मुख्यमंत्री जिस प्रकार के कुशलता के साथ, प्रशासनिक कुशलता के साथ, छोटे से छोटा अधिकारी फील्ड में था, हर गांव में हमारी व्यवस्थाएं मजबूत थी। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर शुक्र है परमपिता परमात्मा का, जनधन हानि का बहुत कम नुकसान हुआ है, और जितना भी हुआ है उसका हमारे मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है, एक एक पाई किसान को भी, मजदूर को भी, छोटे दुकानदार को भी, व्यापारी को भी, जिसका भी पाई पाई का नुकसान हुआ है, हम भरपाई करने का काम करेंगे। सर, एक लाडो लक्ष्मी योजना 25 तारीख को लॉन्च हो रही है, तो उसको लेकर सर क्या तैयारी है, क्या कोई बड़ा आयोजन? हाँ बिल्कुल, एक बहुत व्यापक योजना है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की मजबूती के लिए। हमारी बहनों के हाथ में कुछ धनराशि ऐसी जाए जो उनको मनोबल भी बढ़ाए और परिवार की स्थिति को सुदृढ़ करे। एक बहुत ही व्यापक योजना दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हम लेकर आ रहे हैं, जो हमने अपने घोषणा पत्र में, अपने वचन पत्र में, अपने संकल्प पत्र में जो वादा किया था, वो 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिवस के उस पे हम उसको लॉन्च कर रहे हैं, और एक ऐसा ऐप बनाकर उसको लॉन्च कर रहे हैं कि किसी सीएससी सेंटर पर, किसी के सरकारी दफ्तर के बीच में जाकर हमारे बहनों को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उन्हीं के स्मार्टफोन पर वो अपलोड हो जाएगा। और ये भी बात नहीं हो सकती कि एक फोन पे एक ही कैंडिडेट अपलोड हो सकता है, उसमें 25 भी यदि अपलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई बहन अपने आप को अपलोड नहीं कर सकती, बेटा कर सकता है, उसका भाई कर सकता है, उसका पति कर सकता है, पड़ोसी कर सकता है, परंतु किसी सरकारी अधिकारी और सीएससी सेंटर पर जाकर एक पैसा भी किसी बहन को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2100 रुपए पर मंथ हम उनके हाथ में देंगे, और 23 साल की जिस बहन की आयु पार हो जाएगी और 60 साल तक लगातार उसको 2100 रुपए का सहयोग हमारी सरकार देगी।